हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ये मॉडल किसने प्रपोज किया था? नील्स बोहर ने इन 1913 एंड दिस मॉडल केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द मॉडिफिकेशन ऑफ रदरफर्ड्स मॉडल। जो रदरफर्ड मॉडल था उसमें मॉडिफिकेशंस के बाद ही ये मॉडल एग्जिस्टेंस में आया था टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। जो भी ड्रॉबैक्स थी रदरफर्ड मॉडल ऑफ एटम में, उसकी ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए ये मॉडल आया था एंड टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए भी इस मॉडल को प्रपोज किया था। और ये मॉडल बेस्ड था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आपके सिलेबस में है, इसी चैप्टर में, इसी यूनिट में है। वो हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, किसी और लेक्चर में। आज हम बोहर्स मॉडल ऑफ एटम पर ही फोकस करेंगे। इसके जो पॉस्टुलेट्स थे, फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या है? पॉस्टुलेट्स का मतलब होता है जो प्रिंसिपल्स हैं। इसके प्रिंसिपल्स क्या थे? एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर। एक एटम के सेंटर में क्या होता है? एक स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ में, जिनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स या फिर शेल्स। सेकेंड पॉस्टुलेट क्या था इसका? कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करते हैं, वो सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जिनकी एक फिक्स्ड वैल्यू है एनर्जी की। और फिक्स्ड एनर्जी होने की वजह से इनको एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं और स्टेशनरी स्टेट्स भी बोलते हैं। और जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं उनकी नंबरिंग की जाती है 1 2 3 4, इस तरह से नंबरिंग करते हैं। एन की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4, यानी फर्स्ट लेवल है तो 1, सेकेंड है तो 2, थर्ड है तो 3, फोर्थ है तो 4। और n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम स्टडी कर चुके हैं क्वांटम नंबर्स में। और इनको डेजिग्नेट करते हैं k l m n, इस तरह से इनको डेजिग्नेट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द शेल क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। जो शेल न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोजेस्ट है उससे स्टार्ट होके इनकी जो डेजिग्नेशन है वो कैसे दी जाती है? जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ये k, फिर l, फिर m, फिर n, इस तरह से इन शेल्स को डेजिग्नेट किया जाता है। और ये इंटीजर्स क्या होते हैं? जो इंटीजर्स हैं 1 2 3 4, ये क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। फिर थर्ड पोस्टुलेट है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब वो उन ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व कर रहे हैं जिनकी एनर्जी क्या है? फिक्स्ड है। यानी इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेट एनर्जी वैल्यूज ही हो सकती हैं। इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है। अब जब एनर्जी क्वांटाइज्ड है तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का क्वांटाइज्ड होगा। उसकी भी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यूज होंगी एंगुलर मोमेंटम की, वो डेफिनेट वैल्यूज होंगी। और एंगुलर मोमेंटम की सिर्फ वही वैल्यूज परमिसिबल होती हैं, सिर्फ वही वैल्यूज अलाउड होती हैं। परमिसिबल का मतलब होता है अलाउड, तो सिर्फ वही वैल्यूज अलाउड होती हैं जो इंटीग्रल मल्टीपल हों h/2π के। ठीक है, यानी एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है mvr इज इक्वल्स टू n इंटू h/2π। यानी यहाँ पर ये n क्या है? इंटीजर। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v है टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसको सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करना है, सर्कुलर पाथ्स में। r है रेडियस ऑफ ऑर्बिट। h है प्लैंक्स कांस्टेंट। n कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4, कोई भी। यानी एंगुलर मोमेंटम भी क्या है? किसी भी एटम का क्वांटाइज्ड। फिर उसके बाद फिफ्थ पोस्टुलेट है जो इलेक्ट्रॉन्स जब लोएस्ट स्टेट में होते हैं तो वो उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। किसी भी पर्टिकुलर अगर ऑर्बिट में वो प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, तो वो रिवॉल्व करते रहेंगे विदाउट एनी चेंज इन एनर्जी। जब तक वो इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में है तो वो रिवॉल्व करता रहेगा विदाउट एनी चेंज इन एनर्जी। तो इस स्टेट को, जिस स्टेट में वो प्रेजेंट है लोएस्ट स्टेट में, उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल स्टेट और ग्राउंड स्टेट। वो लोएस्ट स्टेट में जब तक रहेगा तो उसकी एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन
अगर वो इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, तब एनर्जी या तो एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी। अब एब्जॉर्ब किस तरह से होगी और एमिट किस तरह से होगी? सपोज हम एटम को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और ग्राउंड स्टेट से कहाँ पर चला जाएगा? किसी हायर एनर्जी लेवल में, बाय एब्जॉर्बिंग सम डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो वो कहाँ चला जाएगा? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट हम किसको बोल रहे हैं? लोएस्ट एनर्जी स्टेट को। जब इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, जब इसने इस एनर्जी को, एनर्जी किस फॉर्म में दे रहे हैं हम? एच म्यू की फॉर्म में, क्योंकि ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग है कि एनर्जी जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में आती है, क्वांटा की फॉर्म में, और एक क्वांटा कितना होता है? एच म्यू के बराबर। तो जब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ चला गया? लोएस्ट स्टेट से कहाँ चला गया? एक्साइटेड स्टेट में। और जब ये एक्साइटेड स्टेट से वापस आएगा तो ये क्या करेगा? उस एनर्जी को एमिट कर देगा। यहाँ पर तो हो गई एब्जॉर्प्शन और यहाँ हो गई एमिशन। अब ये वापस क्यों आता है? इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से वापस क्यों आता है? क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट में अनस्टेबल होता है, तो उसको स्टेबल होने के लिए ग्राउंड स्टेट में आना पड़ता है। फिर नेक्स्ट है, जब भी कोई ट्रांजिशन होती है किसी भी दो स्टेशनरी स्टेट्स में, फर्स्ट एनर्जी स्टेट से मान लो सेकंड में गया या सेकंड से थर्ड में गया, तब क्या होता है? जो रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है या एमिट होती है उसकी फ्रिक्वेंसी और जो एनर्जी डिफरेंस है दो एनर्जी लेवल्स का, उनके बीच में क्या रिलेशन होती है? ये रहा, म्यू इज इक्वल्स टू डेल ई अपॉन एच। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये एक्साइटेड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है। एनर्जी एब्जॉर्ब की, ये कहाँ चला गया? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। हमने ये वाला केस ले लिया एब्जॉर्प्शन वाला। तो अब जो चेंज इन एनर्जी है वो किसके इक्वल आएगा? E2 माइनस E1। और ये एनर्जी कितनी है? अब ये यहाँ से जब यहाँ गया एक्साइटेड स्टेट में, तो ये इसी एनर्जी को तो एब्जॉर्ब करके गया ना इसको, यानी ये चेंज इन एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगा? देखो इस तरह से, जो चेंज इन एनर्जी है वो किसके इक्वल आएगा? एच म्यू के, क्योंकि इतना ही अमाउंट इसने एनर्जी का एब्जॉर्ब किया है। देखो यहाँ पर, तो ये क्या आएगा? डेल ई कैसे निकालोगे? अपर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, मतलब अपर स्टेट की जो एनर्जी है उसमें से लोअर स्टेट की एनर्जी को माइनस करोगे। E2 माइनस E1 क्या आ गया? एच म्यू। यहाँ पर म्यू क्या आ जाएगा? म्यू को इधर रखो, एच को इधर ले आओ, ये क्या बन जाएगा? E2 माइनस E1 अपॉन एच। और यही आपने किया हुआ है कैलकुलेट, ये देखो यहाँ पर, यही है ना इसमें, ये रहा। और E1 और E2 क्या है यहाँ पर? एनर्जीज ऑफ लोअर एंड हायर अलाउड स्टेट्स रेस्पेक्टिवली। E1 लोअर स्टेट के लिए है, E2 हायर स्टेट के लिए। तो ये तो थे इस मॉडल के पोस्टुलेट्स। अब हाइड्रोजन एटम के लिए क्या क्या जो रिजल्ट्स हैं इन्होंने कैलकुलेट किए थे। सबसे पहले तो फर्स्ट जो पॉइंट था वो तो सेम है पोस्टुलेट्स वाला ही, कि जो स्टेशनरी स्टेट्स हैं इलेक्ट्रॉन की किसी भी एटम में, उसको कहाँ से कहाँ तक नंबर करते हो? n की वैल्यू 1 से लेकर कोई भी इंटीजर हो सकता है, और इनको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। सेकेंड है, जो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स की जो एनर्जीज हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, वो किस फॉर्मूला से देते हो? En इज इक्वल्स टू -2 पाई स्क्वेयर me रेज टू द पावर 4, डिनोमिनेटर में n स्क्वेयर h स्क्वेयर, इसको बोलते हैं बोहर्स फॉर्मूला। अब ये जो टर्म्स यहाँ पर यूज की गई हैं वो क्या क्या है? देखो, m है यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -31 किलोग्राम। चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। कूलम में निकाल रहे हैं हम, ये चार्ज ले रहे हैं अगर वैल्यू। प्लैंक्स कांस्टेंट है h, इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 जूल सेकेंड। यूनिट्स पर ध्यान देना, यूनिट्स के अकॉर्डिंग वैल्यूज लिखी हुई हैं। n क्या है? 1, 2, 3 कुछ भी इंटीजर हो सकता है, और पाई है 3.14, जिसको हम 22/7 भी लिख सकते हैं पाई की वैल्यू को। अगर इसमें हम ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास En की वैल्यू आएगी -1312 अपॉन n स्क्वेयर।
यूनिट्स क्या है, किलो जूल पर मोल। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए जो एनर्जी है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हो? हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स कौन से? जिनके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पर हीलियम पॉजिटिव लिखा हुआ है। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, Z इक्वल्स टू 2, यानी इसकी कन्फिग्रेशन क्या है 1s2। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, He पॉजिटिव बना ले, तो ये क्या बन जाएगा 1s1, यानी ये बन गया ना हाइड्रोजन जैसा ही। तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए जो एनर्जी है उसको कैलकुलेट करने के लिए बस क्या करना है आपको फॉर्मूला में, यहाँ पर Z स्क्वायर एटॉमिक नंबर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी वैल्यू सेम है। ठीक है, ये है एनर्जी फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स जिसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट है रेडियाई ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। जो रेडियाई है, जो रेडियस है स्टेशनरी स्टेट्स की, जो ऑर्बिट्स हैं उनको बोल रहे हैं ना ये स्टेशनरी स्टेट्स, तो इनकी जो रेडियस है वो किस तरह से कैलकुलेट की, कौन सा फॉर्मूला इनके लिए डिराइव किया, Rn इज इक्वल्स टू ए नॉट एन स्क्वेयर। ए नॉट की वैल्यू क्या है 52.9 पिकोमीटर, जो कि रेडियस है फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट की। ठीक है, फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट के लिए वैल्यू है और इसको बोहर रेडियस बोलते हैं। और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए बस यहाँ फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में Z लिखोगे। और पिकोमीटर को मीटर में किस तरह से कन्वर्ट करना है, 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर। ये होती है इसकी कन्वर्शन। फिर थर्ड है जो वेलोसिटीज हैं इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट ऑर्बिट्स में, वो किस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं, Vn इज इक्वल्स टू V नॉट इंटू Z अपॉन N। Z क्या है यहाँ पर एटॉमिक नंबर, N क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी शेल का नंबर, V नॉट की वैल्यू क्या है 2.188 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये है वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट में, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में। और ये फॉर्मूला किसके अकॉर्डिंग है, बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग। तो ये तो हो गया हाइड्रोजन एटम के लिए इनका कंक्लूजन, इनके जो फॉर्मूलाज इन्होंने डिराइव किए। नेक्स्ट है एडवांटेजेस क्या थी बोहर मॉडल की। इस मॉडल ने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में है वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करता। रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड तो वो अपनी एनर्जी लूज करता है, यानी उसका जो ऑर्बिट है वो छोटा होता जाएगा और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। बट बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन कभी भी अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा एज लॉन्ग एज इट स्टेज इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। अगर वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट है तो वो ना अपनी एनर्जी लूज करेगा ना कुछ गेन करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस में गिरना तो बिल्कुल भी यहाँ पर ये क्वेश्चन तो अराइज नहीं होता है। फिर सेकंड एप्लीकेशन, सेकंड एडवांटेज क्या थी इस मॉडल की, इस मॉडल ने हाइड्रोजन एटम के लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर दिया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन ना तो कोई एनर्जी एमिट करता है ना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जब तक वो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट है। लेकिन अगर उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई की जाती है, उसको अगर हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं बाहर से किसी सोर्स से, तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से, जिस स्टेट में वो प्रेजेंट है उससे कहाँ चला जाएगा, किसी हायर स्टेट में, हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा और उस हायर एनर्जी लेवल को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। और लाइफ टाइम जो है एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड स्टेट में शॉर्ट होता है क्योंकि वो वहाँ पर अनस्टेबल होता है, तो वो क्या करता है लोअर एनर्जी स्टेट में यानी ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाता है 1 या 2 जंप के बाद। सपोज हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर प्रेजेंट था लोअर स्टेट में, इस स्टेट में, तो उसको जब एनर्जी प्रोवाइड की तो वो यहाँ चला गया, तो अब वो वापस या तो यहाँ पर आ जाए या यहाँ पर आ जाए या यहाँ पर आ जाए, तो वो क्या करेगा, जंप करेगा एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में और हर एक जंप पे वो एनर्जी को एमिट करेगा जो कि फोटॉन्स की फॉर्म में
क्वांटा की फॉर्म में रिलीज होगी, जिसकी एक डेफिनेट वेवलेंथ होगी या फिर फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में इनवर्स रिलेशन है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट, इसकी एनर्जी E1, इसकी एनर्जी E2। जब इस इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको एनर्जी प्रोवाइड की गई इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, तो ये ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। और क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट में अनस्टेबल है तो ये वापस आ जाएगा ग्राउंड स्टेट में। तो E1 और E2 के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो किसके इक्वल आएगा, h म्यू के, क्योंकि जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो इसी के ऊपर जा रही है ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर ये यहाँ जा रहा है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, तो उसने इसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को लिया है ना, एब्जॉर्ब किया है। तो E2 माइनस E1 क्या हो जाएगा, h म्यू, यहाँ से म्यू क्या आ जाएगा, E2 माइनस E1 अपॉन h। और क्योंकि म्यू होता है c अपॉन लैम्डा के, ये म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा है वेवलेंथ, म्यू c अपॉन लैम्डा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर मैं म्यू की जगह c अपॉन लैम्डा लिखूँ तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला मेरे पास, ये बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो ये फॉर्मूला है, अगर मुझे इसमें से लैम्डा कैलकुलेट करना है, प्रीवियस फॉर्मूला देखो, अगर मुझे यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगी, लैम्डा को मैं इधर ले आऊँगी और h को इधर ले जाऊँगी। लैम्डा इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन E2 माइनस E1, ये बन जाएगा मेरे पास लैम्डा की वैल्यू, वेवलेंथ की वैल्यू। तो ये बन गई मेरे पास वेवलेंथ। अब देखते हैं लाइन स्पेक्ट्रम कि कौन सा लाइन स्पेक्ट्रम इन्होंने एक्सप्लेन किया था, उसके बारे में एक ब्रीफ देखते हैं, फिर देखेंगे इस मॉडल की लिमिटेशंस। ये है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो यहाँ पर आपको 5 सीरीज दिख रही हैं, ये है लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पफंड सीरीज। इसके प्रोनाउंसिएशन, लास्ट वाले सीरीज की जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी वियर्ड है, उसको फंड सीरीज, पफंड सीरीज इस नामों से बोल सकते हो। अब देखो इन सीरीज में आपको पढ़ना क्या है, इन्होंने एक्सप्लेन क्या किया था। फर्स्ट सीरीज किस बेसिस पे बताई थी, जो फर्स्ट सीरीज है उसमें देखो, जो एक्साइटेड स्टेट पर इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर जंप कर रहा है, n इक्वल्स टू 1 पर, यानी वो एनर्जी को रिलीज करके इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहा है, ग्राउंड स्टेट पे। तो जब कोई एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहा है, n इक्वल्स टू 1 लेवल पर आ रहा है, तो हमारे पास जो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है वो कौन सी सीरीज का बनता है, लाइमन सीरीज का। और ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में बनता है, इसकी वेवलेंथ कम होती है। फिर उसके बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से कहाँ पर आ रहा है, n इक्वल्स टू 2 पर आ रहा है, n इक्वल्स टू 2 पे आएगा तो वो क्या है, हमारे पास जो सीरीज बनेगी, लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा वो क्या है, बाल्मर सीरीज। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से कहाँ आ रहा है, n इक्वल्स टू 3 पर, तो वो क्या है, पास्चन सीरीज। ऐसे ही n इक्वल्स टू 4 पर आ रहा है अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से, तो ये है ब्रैकेट सीरीज। और लास्ट वाली सीरीज कब होगी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से कहाँ आ रहा है, n इक्वल्स टू 5 लेवल पर आ रहा है। तो इस तरह से ये सीरीज इन्होंने ये एक्सप्लेन की थी, ये 5 सीरीज बताई थी। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया था कि जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन है वो हायर स्टेट से कौन से लेवल पर हो रही है। n इक्वल्स टू 1 पर होगी तो लाइमन सीरीज, फिर 2 पर, फिर 3 पर, फिर 4 पर, फिर n इक्वल्स टू 5 लेवल पर। तो ये था लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम का। फिर लास्ट है लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। सबसे पहले तो ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। हाइड्रोजन का तो एक्सप्लेन कर दिया था क्लियरली, बट मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स का ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। मोरओवर जब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोस्कोप से एनालाइज किया गया तो उसमें ये ऑब्जर्व किया कि जो हमें सिंगल लाइन नज़र आ रही थी, जैसे एक सिंगल लाइन वहाँ पर नज़र आ रही थी, इस तरह से कोई एक लाइन हमने कंसीडर की, तो वो लाइन को अगर हमने हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोस्कोप से एनालाइज किया
तो वो ये पाया गया कि ये जो लाइन है वो मल्टीपल लाइंस की कॉम्बिनेशन है, बहुत सारी क्लोजली स्पेस्ड लाइंस हैं उनसे ये बनी हुई है, और इन लाइंस को बोलते हैं, क्लोजली स्पेस्ड लाइंस को हम बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये होता है फाइन स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर को बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि ये फाइन स्ट्रक्चर है क्या, ये क्यों आ रहा है नजर। फिर सेकंड, ये स्पेक्ट्रल लाइंस की जो स्प्लिटिंग होती है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में, उनके इन्फ्लुएंस में, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अगर हम रेडिएशन के सोर्स को किसी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं नंबर ऑफ लाइंस में, मल्टीपल लाइंस नज़र आती हैं। तो वो जो स्प्लिटिंग थी वो ये बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अब 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। जो स्प्लिटिंग होती है स्पेक्ट्रल लाइंस की मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, उसे बोलते हैं ज़ीमन इफेक्ट। और अगर स्प्लिटिंग होती है स्पेक्ट्रल लाइंस की इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, तो उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। थर्ड लिमिटेशन थी कि ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को एटम के, क्योंकि इस मॉडल के अकॉर्डिंग एटम 1 डायमेंशनल है, फ्लैट है, बट we all know very well that atom is 3 dimensional। फोर्थ है, ये मॉलिक्यूल्स की शेप्स नहीं बता पाया था कि मॉलिक्यूल्स की शेप कैसी है, उनके बीच में बॉन्डिंग कैसी है, एटम्स किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। और लास्ट जो लिमिटेशन है वो है ये डी ब्रोगली कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। डी ब्रोगली कंसेप्ट किसका है? डुअल नेचर ऑफ मैटर का। और ये क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया था? हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये दोनों ही टॉपिक्स आपके इसी यूनिट में हैं, ये हम आगे क्लासेस में करेंगे। तो ये थी लिमिटेशंस इस मॉडल की। हमने इस पूरे क्लास में आज पढ़ लिया इसके पोस्टुलेट्स, इस मॉडल की एडवांटेजेस, हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट कॉन्क्लूजन्स एंड फॉर्मूलाज, स्पेक्ट्रा देखा हमने ब्रीफ में, और इस मॉडल की लिमिटेशंस हमने देखी। आई होप आई वॉज एबल टू मेक इट क्लियर टू यू। Thank you.